हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू लूसेंट समान ज्ञान बुक लेकर आई हूँ जो 2023 और 24 का संस्करण है। और आज के क्लास में मैं मध्यकालीन भारत से विजयनगर साम्राज्य को करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग विजयनगर साम्राज्य को स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। आगे देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हो जाएगी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्र नदी पर स्थित हैं। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्र नदी पर स्थित हैं और इसकी राजभाषा जो है तेलुगु हो जाएगी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु हो जाएगी। नोट में देखेंगे, हम्पी के भग्नावशेषों को कर्नल कॉलिंग मैकेंजी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी थे, के द्वारा प्रकाश में लाया गया था। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। पहला हो जाएगा संगम वंश, सुल्लू वंश, तुल्लु वंश एवं अराविडु वंश। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि। आगे देखेंगे, इटली का यात्री निकोलो कोंटी। इटली का यात्री निकोलो कोंटी जो था, यह विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। देवराय प्रथम के काल में निकोलो कोंटी आया था विजयनगर की यात्रा पर और इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्र नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनाया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्र नदी पे बांध बनाया था और एक हरिद्रा नदी पे बांध बनाया था। तेलुगु के 5 महाकाव्य हैं। तेलुगु के 5 महाकाव्य कौन कौन से हैं? अमुक्तमाल्यदम, यह कृष्णदेव राय के द्वारा रचना की गई थी। मनुचरित्रम के रचनाकार अल्लीसनी पेद्दू हो जाएंगे। वसुचरित्र के रचनाकार भट्टमूर्ति हो जाएंगे। राघव पांडवियमु के रचनाकार पिंगली सूरत हो जाएंगे। पांडुरंग महात्म्य के रचनाकार तेनाली राम कृष्णन हो जाएंगे। आगे देखेंगे, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। अब्दुल रज्जाक जो था, यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दिया जाता था। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। आगे देखेंगे, एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगवेटिका कहा गया है। जगवेटिका का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिका अर्जुन को पौड देवराय भी कहा जाता है। पौड देवराय के नाम से मल्लिका अर्जुन को जाना जाता है। सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना 1485 से
1505 ईस्वी में तक रहे थे। सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक रहे थे। और विजयनगर में सालू नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना की थी। तुल्लु वंश जो था यह 1505 से 1565 तक था। तुल्लु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुल्लु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी और सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने किया था। तुल्लु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालू तिम्मा जो था यह कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री था जो कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अलसन्नी पेद्दनम सर्वप्रमुख था जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यादम एवं संस्कृत में जाम्बती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की है। विजयनगर साम्राज्य में नंदीनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। विजयनगर साम्राज्य में नंदीनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। आगे देखेंगे नागलपुर नामक नए नगर और हजाराराम एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय ने चिदम्बरम मंदिर और अंबारम में पार्वती का मंदिर एवं कांचीपुरम में वरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुल्लु वंश का अंतिम शासक जो था यह सदाशिव था। तुल्लु वंश का अंतिम शासक सदाशिव हो जाएगा। राजसी तगड़ी या तालीकोटा या वनीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ था। राजसी तगड़ी, तालीकोटा, वनीहट्टी का युद्ध जो है यह 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। वो था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। आगे देखेंगे विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्र में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठावाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश जो था यह 1570 से 1672 ईस्वी तक रहा और इसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय हो जाएगा। रंग तृतीय जो था यह अराविडु वंश का अंतिम शासक था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। मैसूर राज्य की स्थापना 1612 में वोडियार ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम है घटते क्रम में इस प्रकार होगा। पहले प्रांत आएगा। प्रांत को मंडल कहा जाता था। कोट्टम या बलनाडु को जिला कहा जाता था। नाडु को मेला ग्राम कहा जाता था जो 50 ग्राम का समूह था। ऊर को ग्राम कहा जाता था। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः
भू सामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरन कहलाता था। अयंगर व्यवस्था जो थी, यह प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से अयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री निकोल कोंटी, यह इटली का निवासी था और 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। निकोल कोंटी इटली का निवासी 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। अब्दुल रज्जाक जो था, यह फारस का रहने वाला था और 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। अब्दुल रज्जाक फारस का रहने वाला था, 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। नूनिज जो था, यह पुर्तगाल का निवासी था और 1535 ईस्वी में अच्युत राय के समय में आया था। डोमिंग पायस जो था, यह पुर्तगाली यात्री था और यह 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। डोमिंग पायस पुर्तगाल का रहने वाला था, 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। बारबोसा जो था, यह पुर्तगाली यात्री था और 1515 से 1516 ईस्वी के काल में विजयनगर की यात्रा पर आया था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कर्णिक नामक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये VVI क्वेश्चन हो जाएगा। भू राजस्व की दर उपज का कितना रखा गया? तो 1/6। ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली जो था, यह ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारणा पद्धति थी। रक्त कोंडगे जो है, यह युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुटिंग जो था, यह ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटिंग कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुद्दी कहलाते थे। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष के लिए गंडपेद्र नामक पैर में धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। आगे देखेंगे, चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोग को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेशबग कहा जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा विद्यमान थी। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनके आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभ वाले
गोपुरम का निर्माण था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता थी कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेवराय एवं उसकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। महानवमी का त्योहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था। यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए था। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित बासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। बासव पुराण जो है यह लिंगायत धर्म ग्रंथ है। मदुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय की दरबारी संगीतकार था। उसने संगीत सूर्य उदय नामक पुस्तक की रचना की। संगीत सूर्य उदय नामक पुस्तक की रचना लक्ष्मी नारायण ने की। संत विद्यारण्य ने संगीत सार की रचना की। बीना विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। बीना जो था यह विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। विजयनगर की चित्रकला लिपाच्छी कला के नाम से जानी जाती थी। इस चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत से लिए गए थे। लिपाच्छी कला जो थी यह विजयनगर की चित्रकला का नाम था और इस चित्रकला के विषय जो थे ये रामायण और महाभारत से लिए गए थे। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई थी जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती थी। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का बराह था। इसका वजन 52 ग्रेन था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हून, परदौस या पेगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया है। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप तथा फनम कहा जाता है। प्रताप 26 ग्रेन का तथा फनम 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में क्रूजेंडो पुर्तगाली को कहते थे। दिनार फारसी, फ्लोरिन और डुकेट इटली मुद्राएं प्रचलित थी। अब आगे देखेंगे बहमनी राज्य। बहमनी राज्य जो है यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी हो जाएगी गुलबर्गा और इसकी राजभाषा जो थी मराठी थी। बहमनी की राजभाषा मराठी हो जाएगी और विजयनगर की राजभाषा तेलुगु हो जाएगी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और एवं बिदर में बांटा था। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। बहमनी वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद शाह प्रथम का शासनकाल जो था यह 1358 से 1375 ईस्वी तक चला था। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह इसका शासन जो है 1375 से 1378 तक चला था। दाऊद प्रथम यह 1378 तक ही था। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 तक। ताजुद्दीन फिरोज यह 1397 से 1422 ईस्वी तक चला था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 तक। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय यह 1436 से 1458 तक। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 तक चला था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज
को प्रोत्साहन देता था। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चौल और दभौल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। फिरोज शाह बहमनी के समय चौल और दभौल जो था यह प्रमुख बंदरगाह था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित किया। इसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा जो ईरानी था उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में की थी। अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने 1490 ईस्वी में की थी। बरार की स्थापना फतेह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा 1490 ईस्वी में किया गया था। गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा 1512 ईस्वी में किया गया। बीदर की स्थापना अमीर अली बीदर के द्वारा 1526 में हुआ। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन और कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार थे। 8 मंत्री जो थे, मंत्री है और यहाँ विभाग है। वकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक नायाब के समान होता था। बलीक ए कुल जो था यह मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजीर वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा बलीक ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी था। सदरे ए जहां न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे साख-ए-खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे जिसके मुख्य अधिकारी सर-ए-नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बामन पंडित को बनाया था। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा था। आगे है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। अबला बाबा या गरीबों का दोस्त इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को कहा जाता था। उसने किताब ए नौरस नामक एक पुस्तक की रचना की जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरसपुर नामक एक नई राजधानी बनाई और अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाता था। उसने बिठोबा की उपासना के केंद्र पढ़रपुर को भी अनुदान दिए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 से 1592 में हैदराबाद के बीच में
4 मीनार बनाई। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं जो 4 है और जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। इब्राहिम रौजा व गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। 1680 में बनाए गए गोल गुंबज का गुंबद जो है इतना विशाल है जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनाया गया। इसके सभी अनुपात संगीतपूर्ण हैं। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती है। कहा जाता है मुख्य कक्ष के एक ओर फुसफुसाहट की आवाज़ आए तो उसे दूसरे छोर पर भी सुना जा सकता है। लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।